हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात की थी सारणी के बारे में कि सारणी क्या होती है। जैसे कि सारणी इधर उधर बिखरे हुए आंकड़ों को एकत्रित करके संक्षिप्त रूप में इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सारणी में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। सारणी के क्या लाभ हैं और सारणी के क्या दोष हैं, इसके बारे में भी हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि एक अच्छी सारणी के लक्षण या अनिवार्यताएं क्या हैं और सारणी का जो ढांचा है या स्ट्रक्चर जो होता है टेबल का, वह किस तरह से हमें बनाना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। किसी भी सारणी को एक अच्छी सारणी साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि सारणी आकर्षक हो, उसका आकार समुचित हो, यानी कागज़ जिस तरह का है या आंकड़े जितने हैं उन्हें इस आनुपातिक तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सारणी में यह सुविधा होनी चाहिए कि परस्पर आंकड़ों का तुलना करना संभव हो। साथ ही स्पष्टता और सुगमता भी सारणी में होना आवश्यक है। सारणी हमेशा उद्देश्य के अनुकूल हो और वैज्ञानिक विधि के द्वारा निर्मित किया गया हो। यह लक्षण एक अच्छी सारणी के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं सारणी के ढांचे या स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल के बारे में। कोई भी सारणी जब बनाई जाती है तो उसका एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम एक सारणी का निर्माण करते हैं। हार्पर कहते हैं कि सारणी की रचना करना एक कला है। केवल पंक्तियों या खानों को बना लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। सारणी के निर्माण के लिए विशेष अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण, योग्यता, विवेक और कुशलता की आवश्यकता होती है। एक सारणी का निर्माण करते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला, सारणी का शीर्षक। प्रत्येक सारणी की संख्या लिखनी चाहिए ताकि सूचना को ढूंढने और संदर्भ देने में सुविधा रहे। इसके बाद स्पष्ट और संक्षेप में सारणी का मुख्य शीर्षक या हेडिंग दिया जाना चाहिए। शीर्षक के अंतर्गत हम विषय, समय, क्षेत्र और वर्गीकरण के आधार का उल्लेख करते हैं। इसके बाद आता है उपशीर्षक। सारणी में दो प्रकार के खाने होते हैं, खड़े खाने और आड़े खाने। खड़े और आड़े खानों पर भी उपशीर्षक दिया जाना चाहिए। खड़े खानों के स्तंभों के शीर्षक को कैप्शन तथा आड़े खाने के शीर्षकों को स्टब कहते हैं। ये उपशीर्षक संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। इसके बाद आती है रेखाएं। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अलग अलग खानों में दर्शाने के लिए उन्हें रेखाओं के द्वारा अलग अलग किया जाता है। खानों के महत्व के अनुसार रेखाओं को भी मोटा और पतला बनाया जाता है। फिर होता है तुलना। सारणी का निर्माण करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन आंकड़ों की तुलना हमें करनी है वे पास पास दिखाए जाएं, ताकि उनकी तुलना करने में हमें आसानी हो। इसके बाद हर सारणी के अंत में योग या टोटल आना चाहिए, यानी सारणियों के अंत में योग तथा कुल योग दिखाए जाने चाहिए। धन राशियों से संबंधित सारणियों में योग और कुल योग अवश्य दिखाने हमें चाहिए। फिर आता है सामग्री संग्रह के स्रोत। सारणियों में दिखाई जाने वाली सूचनाएं कहाँ से संकलित की गई हैं, इसका उल्लेख करना भी आवश्यक है। स्रोत का उल्लेख करने से सूचनाएं विश्वसनीय बन जाती हैं। फिर होता है टिप्पणियाँ। हमने जो विभिन्न सूचनाएं सारणी में प्रदर्शित की है, उन सूचनाओं से संबंधित स्पष्टीकरण देने, शब्दों की व्याख्या करने और किसी शब्द को विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाने, पूरक और संदर्भ सूचना देने, इनके लिए सारणी के नीचे टिप्पणी दी जानी चाहिए। ऐसी टिप्पणियाँ सारणियों, तथ्यों और निष्कर्षों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होती हैं। फिर आता है संकेताक्षर। जब कभी हम सारणियों के संकेताक्षर देना आवश्यक हो जाता है तो टिप्पणियों या पाद चिन्हों यानी फुटनोट्स में उन्हें स्पष्ट कर देना आवश्यक होता है। उसके अलावा कुछ अन्य बातें भी हैं जो किसी भी सारणी के निर्माण के समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
जैसे कि उद्देश्यों के अनुसार आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग अलग पदों में विभाजित कर दिया जाए और उनके महत्व के अनुसार उन्हें अलग अलग अक्षरों, चिन्हों और अंतरालों में प्रकट किया जाना चाहिए। पदों में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा वे घटते और बढ़ते क्रम को दर्शाने वाले हों। महत्वपूर्ण पदों के नीचे रेखा भी खींची जा सकती है। सारणी बनाना एक तकनीकी कार्य भी है जिसे प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति ही बना सकते हैं। इसके बारे में जेरोम हैरी लिखते हैं कि एक श्रेष्ठ सारणी का निर्माण करने के लिए एक संख्या शास्त्री को इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उसे कौन से तथ्यों को प्रदर्शित करना है, किन विशेषताओं को महत्व देना है और कौन कौन सी बातों पर विशेष बल देना है। साथ ही उसे सारणी की यांत्रिक तकनीकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं सारणियों के प्रकार के बारे में। सारणियों को उनके उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की होती है। पहली सामान्य सारणी, दूसरी विशिष्ट सारणी। प्रकृति के आधार पर भी सारणियों को सरल और जटिल दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर जो सारणियाँ बनाई जाती हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले सामान्य सारणी। सामान्य सारणियाँ जो होती हैं उन सारणियों में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें एक ही साथ अनेक आवश्यक सूचनाओं को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार की सारणियों को मूल सारणी, संदर्भ सारणी और प्राथमिक सारणी भी कहा जाता है। जैसे कि जनगणना रिपोर्ट में दी जाने वाली सारणियाँ इसी प्रकार की होती हैं। उद्देश्य के आधार पर जो दूसरी सारणी होती है वह होती है विशिष्ट सारणियाँ। इस प्रकार की सारणियों में किसी एक विशिष्ट समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इनमें एक ही विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दर्शाई जाती हैं। इन सारणियों को विषय सारणी, सारांश सारणी या विश्लेषण सारणी भी कहते हैं। ये सारणियाँ सामान्य सारणियों के आधार पर तथ्यों को विषय के अनुरूप वर्गीकृत करके भी बनाई जाती हैं। दूसरी प्रकार की जो सारणियाँ हैं वह हैं प्रकृति के आधार पर। इसके अंतर्गत पहले सरल सारणी। इस प्रकार की सारणियों में केवल एक प्रकार के तथ्यों को या एक प्रकार के गुणों को दर्शाया जाता है। ऐसी सारणी को एक गुणीय सारणी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पदों के मूल्य, उनकी आवृत्तियाँ आदि को दर्शाया जाता है। सरल या एक गुणीय सारणी का उदाहरण जैसे किसी राज्य की जनसंख्या। प्रकृति के आधार पर जो दूसरी सारणी है वह होती है जटिल सारणी। इस प्रकार की सारणियों में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक ही साथ दर्शाया जाता है, इसलिए इन्हें बहुगुणीय सारणियाँ भी कहते हैं। इनकी रचना कठिन और स्वरूप जटिल होने के कारण इनके निर्माण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इनमें खाने, पंक्तियाँ एवं उपशीर्षक भी कई होते हैं। सारणी में कितने प्रकार के गुणों का समावेश किया गया है, इस आधार पर उन्हें द्विगुणीय, त्रिगुणीय और बहुगुणीय सारणियों में विभाजित किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार की सारणियों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है हस्त सारणियन या हैंड टेबुलेशन और दूसरा होता है यांत्रिक सारणियन या मैकेनिकल टेबुलेशन। हस्त सारणियन में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को वर्गीकृत करके उन्हें सारणियों में लिखता है, जबकि यांत्रिक सारणियन में यह कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि एकत्रित किए गए तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण साधन सारणियन है। इस सारणियन के आधार पर हम विशाल तथ्यों का संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं और उनकी पारस्परिक तुलना भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार अब तक के वीडियो में हमें यह स्पष्ट हो चुका होगा कि तथ्यों का वर्गीकरण और प्रदर्शन
किस तरह से किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने संकेतीकरण और सारणीयन के बारे में बात करी और जानकारी प्राप्त की। इसके अगले वीडियो में हम निर्वचन या विवेचन या इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें।